friends, welcome to the PPV crash course day number 19 and our topic of discussion is unit number 2 which is based on AML KYC guidelines. So चलिए दोस्तों AML KYC गाइडलाइन को समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, राइट। तो यह प्रोसेस 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड होती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं तीनों स्टेप्स को। पहला स्टेप आता है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि दोस्तों सबसे पहले यानी जब कोई इलीगल या ब्लैक मनी को सिस्टम में डाला जाता है, जैसे बैंक हो गया, बिजनेस हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए, तो यह वह पॉइंट है जहाँ पे गंदा पैसा सिस्टम में घुसाया जाता है। समझिए, इसको कहा जाता है प्लेसमेंट। फिर होता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब दोस्तों इस स्टेज में पैसा इतने ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन के थ्रू घुमा दिया जाता है कि इसका असली सोर्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट, सेल कंपनी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र, सब कुछ इस लेयर में होता है। तो यह होता है पैसे का हाइड एंड सीक गेम। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैसे का क्या है, हाइड एंड सीक गेम है। क्या होता है हमारा लेयरिंग। और फाइनली होता है इंटीग्रेशन। तो दोस्तों अब पैसा जो है क्लीन दिखने लगता है। इतना करने के बाद पैसा कैसा लगता है, क्लीन है सब कुछ। जैसे रियल एस्टेट हो गया, लग्जरी गुड हो गया या लीगल इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जाता है। तो अब ये पैसा नॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है, बिल्कुल वाइट एंड वर्जन। तो ये 3 प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। पहले आपने प्लेस किया, राइट। तो प्लेसमेंट में आपने क्या किया, इलीगल मनी या ब्लैक मनी को सिस्टम में डाला। फिर उसके बाद लेयरिंग किया, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन से इसको घुमा दिया कि आप सोर्स को ही ट्रैक न कर पाएँ। और फिर इंटीग्रेट किया, राइट। तो यह 3 स्टेप ही बनाते हैं एक फुल प्रूफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। क्या आपको पहले पता था इतना डिटेल फ्लो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक प्रोसेस। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। 2 चीज़ होता है, एक होता है एमएल और एक होता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो दोस्तों अब हम एक सेंसिटिव और क्रूशियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रोसेस। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें इलीगल पैसा टेरर एक्टिविटी के लिए फनल होता है। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले आप क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। फंड रेज करने का मतलब क्या हुआ कि जहां सपोर्टर से डोनेशन या इलीगल सोर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो सपोर्टर से आपने डोनेशन कलेक्ट किया या इलीगल सोर्स से आपने पैसा इकट्ठा किया, तो यह पैसा छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से लेकर बड़े बड़े फंडर तक से आ सकता है। फिर आता है फंड का मूवमेंट, तो जिसमें यह पैसा क्रॉस बॉर्डर या इलीगल चैनल के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है। तो या तो आप क्रॉस बॉर्डर से भेजिएगा या कोई इलीगल चैनल के माध्यम से भेजिएगा। कहाँ से भेजेगा, इलीगल चैनल के माध्यम से। कहाँ से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। इसको बोलते हैं फंड मूवमेंट। फिर आता है हमारा फंड स्टोरेज। तो फंड स्टोरेज में क्या होता है कि पैसा कुछ टाइम के लिए फंड स्टोरेज में छुपा दिया जाता है। तो यह टेम्पोररी होल्डिंग होती है, जैसे किसी एनोनिमस अकाउंट, सेल कंपनी या किसी थर्ड पार्टी के पास। तो यह एक तरह का वेटिंग रूम है फॉर द फंड। इसे कहते हैं हम लोग फंड स्टोरेज। मतलब क्या हुआ कि पैसा कुछ समय के लिए फंड स्टोरेज में छुपा दिया जाता है। टेम्पोररी होल्डिंग है, जैसे किसी एनोनिमस अकाउंट का, सेल कंपनी का या किसी थर्ड पार्टी के पास। और फिर होता है हमारा स्टेप नंबर 4, फंड का यूटिलाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जब टाइम आता है तो पैसा यूज किया जाता है डायरेक्टली टेरर एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए। अब टेरर एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप इलीगल आर्म ले लिए, राइट। इलीगल आर्म्स हो गया, जैसे कि आप एक्सप्लोजिव ले लिए, या मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग कैंप के फंडिंग में। तो यह होता है अल्टीमेट गोल इस पूरे प्रोसेस का, है ना। तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, फंड रेजिंग में आपने क्या किया कि सपोर्टर से डोनेशन या इलीगल सोर्स से पैसा इकट्ठा किया। फंड मूवमेंट में आपने क्या किया कि यह पैसा क्रॉस बॉर्डर या इलीगल चैनल के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है। फिर फंड स्टोरेज में क्या किया कि टेम्पोररी होल्डिंग होती है, जैसे किसी एनोनिमस अकाउंट, सेल कंपनी या किसी थर्ड पार्टी के पास। और फाइनली जब टाइम आता है तो पैसा उसे यूज़ किया जाता है डायरेक्ट टेरर एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स यह था पूरा फनल, जैसे इलीगल पैसा टेररिस्ट एक्टिविटी तक पहुंचता है। और इसलिए रेगुलेटरी बॉडी और बैंक काफ़ी अलर्ट रहते हैं ऐसे पैटर्न को डिटेक्ट करने में। चलिए अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ। और अगली स्लाइड में हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यह स्लाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो हम लोग अभी बात करेंगे ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्लाइड। और हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्लस लीगल फ्रेमवर्क का कॉम्बो देख रहे हैं। तो यहाँ एक इम्पैक्टफुल, चलिए देखते हैं। अब आप चलिए समझते हैं कि इंडिया का जो पावरफुल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम एक की रिंग की तरह देख रहे हैं जिसमें हर की को अपना एक रोल है, हर की का अपना एक रोल है। तो चलिए एक एक करके उसे अनलॉक करते हैं। पहला है हमारा FIUIND। FIUIND का फुल फॉर्म पता है ना आपको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो यह एक तरह का फाइनेंशियल डिटेक्टिव है जो डेटा को गैदर और एनालाइज करता है। PMLA को कंप्लाइंस इंश्योर हो, राइट, ताकि जो है PMLA का जो कंप्लाइंस है वो इंश्योर हो। बेसिकली पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, सब पे नज़र रखता है FIUIND।
फिर आता है हमारा ईडी, ईडी को बोलते हैं हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो बेसिकली यह लोग एक्चुअल एक्शन में उतरते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट भी करते हैं। और हाँ, ज़रूरत पड़ी तो इनका काम एसेट को सीज करना भी होता है। फिर होते हैं कुछ हमारे स्पेशल कोर्ट। तो यह कोर्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं क्योंकि यह डिसाइड करते हैं कि एसेट को फ्रीज करना है या कन्फिस्केट करना है। जल्दी और फोकस डिसीजन मेकिंग का सेंटर है ये। और फिर आते हैं हमारे रेगुलेटर्स। तो आरबीआई, सेबी जैसे रेगुलेटर गाइडलाइन बनाते हैं जिससे कंपनी अपने लीगल ऑब्लिगेशन को प्रॉपरली फॉलो करें और सिस्टम को सेफगार्ड करें। अब देखिए समझते हैं कुछ हमारे लीगल फ्रेमवर्क को भी। इसके लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि आप पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन नंबर 45 है, तो एक बार केस लग गया तो बड़ी दिक्कत है। सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं, यानी ऐसे ही बेल नहीं मिलेगी और दोस्तों कॉग्नाइजेबल है, मतलब पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। समझे, कॉग्नाइजेबल है मतलब कि पुलिस बिना वारंट का अरेस्ट कर लेगा, और नॉन बेलेबल है मतलब बेल नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे ही बेल नहीं मिलेगी। तो ये है हमारा सेक्शन 45 पीएमएलए का। और सेक्शन 4 है हमारा पनिशमेंट क्लॉज। तो अगर गिल्टी प्रूव हो जाए तो मिनिमम 3 साल से लेकर 7 साल तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है। और यदि हमारा नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड है और केस यदि नार्कोटिक से रिलेटेड है तो इम्प्रिजनमेंट 10 साल की भी हो सकती है। ये पूछा जाता है कितने साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो 3 से लेकर 7 साल वो सेक्शन 4 के अनुसार, और मैक्सिमम 10 साल तक हो सकता है यदि नार्कोटिक ड्रग्स है तो। ठीक है, तो यह वार्निंग से पेपर पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होती है। तो सेक्शन 45 याद रखिएगा, सेक्शन 4 याद रखिएगा, और यदि नार्कोटिक ड्रग एक्ट से रिलेटेड केस है तो फिर वो सेक्शन याद रखिएगा। तो दोस्तों यह फ्रेमवर्क इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है। चलिए अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है केवाईसी पर्सपेक्टिव इन बैंकिंग। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो बैंकिंग का फाउंडेशन है, जो है केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, लेकिन सिर्फ नाम नहीं जानना, यहाँ पे बात है कंप्लीट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग की। देखिए बैंकिंग दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे अकाउंट होल्डर, ठीक है, यानी दोस्तों मतलब कि यहाँ वो कस्टमर जो डायरेक्टली अपने नाम से अकाउंट खोलते हैं। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या हुआ कि जो किसी अकाउंट होल्डर के बिहाफ पर काम करता है। और एक होता है हमारा वन टाइम सर्विस यूजर, मतलब ये हुआ कि जैसे कैश डिपॉजिट या विड्रॉल वाले जो बैंक के सर्विस यूज करते हैं बट रेगुलर कस्टमर नहीं होते। तो देखिए अकाउंट होल्डर जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव यानी जो किसी अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं, और वन टाइम सर्विस यूजर यानी कि कैश डिपॉजिट कर लिया, विड्रॉल वाले जो बैंक के सर्विस का यूज करते हैं लेकिन रेगुलर कस्टमर नहीं होते। और इन सभी को समझना जरूरी है ताकि बैंक का सिस्टम सेफ रहे और सिक्योर रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब कैसे इंश्योर करते हैं यह सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव केवाईसी पॉलिसी, जिसको आप अगली स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, ये जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव केवाईसी पॉलिसी को इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इस टूल किट में 4 पावरफुल कीज हैं, और ये पूछा जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिव केवाईसी पॉलिसी में क्या क्या पॉलिसीज है। पहला होता है हमारा CAP, कैप मतलब कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। बैंक वेरीफाई करता है कि जो बंदा सामने है वो असली कस्टमर है या नहीं है। फिर आता है हमारा CIP यानी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर, यानी दोस्तों बैंक वेरीफाई तो ये आइडेंटिफिकेशन जो भी अभी मैंने आपको बताया ना वो आइडेंटिफिकेशन था। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, एक्सेप्टेंस में होता है कि बैंक डिसाइड करती है कि किस तरह के कस्टमर को एक्सेप्ट किया जाए ताकि बैंक का एक्सपोजर सिक्योर रहे, तो ये होता है एक्सेप्टेंस। और आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करना होता है कि सामने जो बंदा खड़ा है वो सही में कस्टमर है या नहीं है। तो किस तरह के कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सेप्टेंस में आएगा, सामने वाले को आइडेंटिफाई करना ये CIP में आता है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों यह की आइडेंटिटी यहाँ पे की आइडेंटिफाई करती है कि कोई रिस्क तो नहीं है, और अगर है तो कैसे उसे टैकल करना है। और फिर आता है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। तो यह तो बैंक के हॉक आए हैं, यह रियल टाइम में ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है ताकि सस्पिशियस एक्टिविटी तुरंत पकड़ी जा सके, इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। तो दोस्तों केवाईसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह एक शील्ड की तरह है जो बैंकिंग सिस्टम को सेफ बनाती है। तो याद रखिएगा ये 4 पॉलिसीज कौन कौन से हैं। पहला CAP कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा CIP कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। अब आता है हमारा AML KYC कंप्लायंस स्ट्रक्चर इन बैंक। तो चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। एक और इंटरेस्टिंग और क्रूशियल कंपोनेंट को समझते हैं जो कि AML KYC कंप्लायंस स्ट्रक्चर है। देखिए हर बैंक का पैसा एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस का सेटअप होना जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे बड़े क्राइम से फाइट किया जा सके। मतलब इसीलिए दोस्तों हर बैंक के पास स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सेटअप में
तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे डीडी मतलब होता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। देखिए सब कुछ आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया जाता है ताकि रिवीजन आपको अच्छे से हो सके, आप मेन पॉइंट को पढ़ के जाए एग्जामिनेशन से पहले और आप इफेक्टिवली जो है एग्जाम में मार्क्स ला पाएँ। और यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, वन लाइनर पढ़िएगा तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में। और हम क्रैश कोर्स में यही इंश्योर करते हैं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए सब पिक्टोरियल फॉर्मेट में जाए सभी यूनिट्स के लिए। तो यदि आप इसको इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए बात करते हैं डीडी के बारे में। डीडी होता है हमारा डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। इस बंदे का रोल है पूरे कॉम्प्लाइंस स्ट्रक्चर को ओवरसी करना यानी मॉनिटर करना। तो ये इंश्योर करता है कि सब कुछ रूल के मुताबिक चल रहा है ना। पॉलिसी को अपडेट करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना, ये भी इसका काम है। और स्किल्ड और ट्रेन स्टाफ को ही रेडी रखता है ये। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफिसर जिसको पीओ कहा जाता है। देखिए यह पर्सन है जो काम जो क्या है कि काम के एग्जीक्यूशन का बॉस है, एग्जीक्यूट करवाता है। तो पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर, देखिए ये अपडेट किया इसने, डायरेक्टर ने अपडेट किया, लेकिन एग्जीक्यूट कौन कराएगा? प्रिंसिपल ऑफिसर करवाएगा। ठीक है, तो यह पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। FIU IND आपको पता होगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND है। तो इसको रिपोर्ट देते हैं अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिले तो। और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट होते हैं एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। अब फिर आता है हमारा AML टीम। AML टीम क्या होता है? तो यह ग्राउंड लेवल वैरियर है जो डेली का काम संभालते हैं, कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस देखना, ML और TF यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क को, हर कस्टमर का या ट्रांजेक्शन के ML और TF रिस्क को एसेस करना, और ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते हैं फॉर एनी रेड फ्लैग। तो इन तीनों पिलर का गोल एक ही है कि बैंक को सिक्योर रखना और कॉम्प्लायंस पे ध्यान देना। ठीक है, यही मेन काम है AML KYC का, कॉम्प्लायंस स्ट्रक्चर। तो अगले टाइम जब आप बैंक के अंदर कॉम्प्लायंस या मॉनिटरिंग का नाम सुने, याद रखिएगा कि पीछे ये तीनों पिलर लगातार काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा कि कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। हाँ देखिए, ये जो PMLA का नॉन कॉम्प्लायंस को मैंने इस फॉर्मेट में समझाया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक सीरियस टॉपिक कि PMLA नॉन कॉम्प्लायंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो सोचिए अगर बैंक PMLA का ध्यान ना दे, PMLA समझते हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स PMA के रूल को यदि फॉलो नहीं करता है तो RBI और FIU IND दोनों एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यह पेनल्टी काफ़ी हैवी हो सकती है। सबसे पहले तो वार्निंग देगा, है ना, देखिए यहाँ पे वार्निंग दे सकता है, रेमेडियल एक्शन ले सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है जो कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है पर वायलेशन। अब एक ट्रिकी बात सुनिए, अगर रिपोर्टिंग में डिले हो गया तो वो भी एक वायलेशन काउंट होता है ना। तो रिपोर्टिंग में मान लीजिए कि जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया इन्होंने उसमें भी डिले हो गया तो वो भी एक वायलेशन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, और यहाँ पे हर दिन का डिले अलग से काउंट होता है। मतलब अगर 5 दिन रिपोर्टिंग नहीं भेजे तो 5 वायलेशन समझ जाएगा, समझे। तो क्लियर है, PMLA कॉम्प्लायंस मैंडेटरी है, वरना बैंक का पॉकेट और रेपुटेशन दोनों पे आफत आ सकती है। इसीलिए दोस्तों ये PMLA एक्ट को लाया गया। अब देखिए अगले सवाल की अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है विच रिपोर्ट शुड बी फाइल। अभी मैंने आपको बोला ना रिपोर्टिंग देना होता है, तो कौन सा रिपोर्ट फाइल करना होता है वो देखिए। तो अगली बार जब आप सोचें कि कौन से रिपोर्ट कौन से ट्रांजेक्शन के लिए फाइल करना है अंडर PMLA, तो यह सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला होता है हमारा CTR, जिसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यूनिट 2 से सब कुछ है, इतना ही, इससे इतना कर लेते हैं ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस टॉपिक से जो आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में, राइट। तो देखिए अगर कैश डीलिंग 10 लाख या उससे ज़्यादा का है, चाहे सिंगल हो या लिंक्ड हो, तो CTR फाइल करो। तो कैश डीलिंग क्या होना चाहिए? 10 लाख या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो CTR फाइल करो, चाहे सिंगल हो या लिंक्ड हो। फिर एक होता है CVWTR, इसको बोला जाता है CVWTR। तो ये क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट। तो जब भी कोई ट्रांसफ़र इंडिया के साथ हो रहा है और अमाउंट 5 लाख के ऊपर हो तो तुरंत CVWTR फाइल करो। पहले मैंने आपको CTR बताया जहाँ पे कैश डीलिंग 10 लाख या उसके ज़्यादा का था, यानी सिंगल या लिंक ट्रांजेक्शन, तो CTR फाइल किया। CVWTR क्या बताया? जब भी कोई ट्रांसफ़र इंडिया के साथ हो और अमाउंट 5 लाख से ऊपर का हो तो तुरंत CVWTR फाइल करना है। फिर एक आता है हमारा NPR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर नॉन प्रॉफिट एंटिटी 10 लाख या उससे ज़्यादा रिसीव कर रही है तो NPR लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या कर रही है, वो 10 लाख या उससे ज़्यादा रिसीव कर रही है तो NPR लगेगा। और एक होता है CCR यानी काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका मतलब कि अगर फेक या नकली नोट मिलते हैं बैंक में तो CCR फाइल करना मैंडेटरी है। तो CTR 10 लाख से ऊपर के लिए, है ना, उससे ज़्यादा का है तो कैश डीलिंग, ठीक है, या लिंक ट्रांजेक्शन। CVWTR जब भी कोई ट्रांसफ़र इंडिया के साथ हो रहा हो और अमाउंट जो है क्रॉस बॉर्डर मतलब दूसरे देश के साथ हो रहा हो और अमाउंट 5 लाख से ऊपर हो। फिर NPR क्या होता है? अगर नॉन प्रॉफिट एंटिटी 10 लाख या उससे ज़्यादा का रिसीव कर रही है तो NPR लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, सही रिपोर्ट सही टाइम पे फाइल करना, वरना कॉम्प्लायंस इशू हो सकता है, राइट। तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इन रिपोर्ट का एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड याद है।
याद रखिएगा इस एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड क्या क्या कितना कितना है, 5 लाख कहाँ है, 10 लाख कहाँ है, ठीक है। अब मैं आपको पीएमएलए के अंदर कॉम्प्लाइंस प्रोसेस समझा देता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीएमएलए के कॉम्प्लाइंस प्रोसेस। एक सिंपल 3 स्टेप का सफ़र है जो बैंक को फॉलो करना होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है। सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, राइट। कस्टमर की प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी है, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू, आधार, पैन या कोई भी अप्रूव्ड आईडी से आइडेंटिटी चेक करना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, राइट। और वो भी पूरे 5 साल के लिए, एटलीस्ट फॉर 5 ईयर। तो ये याद रखिएगा, चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी ट्रांजेक्शन हो सब कुछ लिख लो, सिक्योर रहेगा। और फिर प्रिजर्व डॉक्यूमेंट, यानी अकाउंट बंद होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, डॉक्यूमेंट को और आइडेंटिटी प्रूफ को और 5 साल तक संभालना होता है। यदि मान लीजिए अकाउंट क्लोज भी हो जाता है तब भी 5 साल तक उसको संभालना होता है, क्योंकि पीएमएलए में कंप्लायंस का मतलब है लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस दोस्तों ये 3 माइलस्टोन क्लियर करना है और कंप्लायंस का रोड ट्रिप स्मूथ हो जाएगा। तो अब आप बताइए, क्या आपको ये इंस्टीट्यूट में ये 3 स्टेप स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं आपके बैंक में? चलिए, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली फॉलो होते होंगे। तो ये था हमारा यूनिट 2 से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। यदि आप इतना समझ लिया तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम लोग जल्द ही यूनिट 3 के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।